गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे आप सब? हमेशा की तरह मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मयंक सर, स्वाभिमान नीट एकेडमी की ओर से बच्चों आज आप लोगों के लिए जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर है उसका नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ, थर्ड लेक्चर बच्चों। अब तक हमने इस चैप्टर के 2 लेक्चर कर लिए थे जिसमें हमने हार्ट के बारे में स्टडी की थी। लास्ट लेक्चर में बच्चों हार्ट की स्ट्रक्चर, ऑरिकल्स, वेंट्रिकल, आलिंग निलय के बारे में पढ़ा था। देन अपन ने उसी हार्ट से रिलेटेड ऑरिकल वेंट्रिकल में बताया था ब्लड फ्लो कैसे होता है, वेन कहाँ से आती है, आर्टरीज कहाँ से निकलती है, वेना केवा के बारे में बताया था। 2 बच्चों सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, अलग अलग वाल्व की अपन ने बात की थी। बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, थिबेशियन वाल्व आया था, सेमी लोनर वाल्व भी आए थे। कई वाल्व उनकी पोजीशन हमने लास्ट लेक्चर में बच्चों स्टडी की थी। अब वहीं अपने को कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट भी आपको बता दिया था कि हार्ट काम कैसे करता है। अपने में बच्चों मायोजेनिक हार्ट था जिसमें कार्डियक मसल्स हार्ट बीट को जनरेट करती है, जिसमें एसए नोड था, एवी नोड था, फिर एवी बंडल आया था, परकिंजे फाइबर आए थे बच्चों। वो सब पीछे वाले लेक्चर में अपन करके आए। आज वाले लेक्चर में बच्चों कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट बीट के बारे में पढ़ेंगे कि हृदय धड़कता कैसे है, हार्ट बीट को कंट्रोल कैसे किया जाता है, रेगुलेट कैसे करते हैं, वो सारे पॉइंट अपन आज वाले लेक्चर में। तो पहले एक छोटे पॉइंट से बच्चों स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे मैंने लिख रखा है हार्ट बीट, हृदय की धड़कन। तो हार्ट बीट जो बच्चों है, हृदय का धड़कना, धड़कने से मेरा मतलब वही है धक धक जो अपन बोलते हैं ना, लब डब, वही पिचकना, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। तो सिस्टोल डायस्टोल की हार्ट बीट है। तो हार्ट बीट बच्चों डिपेंड करती है, देखो ये रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर में भी आपको बताया हुआ है, श्वसन वाले में, कि समातन की दर और धड़कनें एक दूसरे के समानुपाती है। अगर हार्ट बीट बढ़ेगी, भागोगे, भागते टाइम, तो बच्चों ब्रीदिंग, सांस भी फास्ट होगा। अब ब्रीदिंग H+ के समानुपाती, हार्ट बीट भी वही है। CO2 बढ़ेगा तब भी हार्ट बीट बढ़ेगी। टेम्परेचर में भी हार्ट बीट बढ़ती है फीवर के टाइम। BMR बच्चों, बीएमआर बोले तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट, आधारी उपापचय दर, वो भी हार्ट बीट बढ़ाएगा। लेकिन पीएच और बॉडी साइज के हार्ट बीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि H+ बढ़ेगा बच्चों तो पीएच कम होगी। और बॉडी साइज, जितनी बॉडी का साइज छोटा होगा, छोटे एनिमल्स की हार्ट बीट ज्यादा होती है। क्लियर? अब जैसे एग्जांपल अपने वाले याद रख लो कि फीटस आया था जन्म से पहले बच्चों, गर्भस्थ शिशु, फीटस में हार्ट बीट 140, 1 मिनट में 140 बार। इनफैंट हम बताते हैं नवजात जन्म के बाद 120, अपने में 72 पर मिनट, और बुढ़ापे में, बुढ़ियों में और बच्चों कम हो जाती है। श्रू हमने लिखा है, श्रू जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट मेमल है, स्मॉलेस्ट है, तो हार्ट बीट उसकी ज्यादा, बिकॉज हार्ट बीट बॉडी साइज के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों। अब वहां ब्रीदिंग में आपको बताया था कि जो फीटस है उसमें हार्ट बीट तो 140 है। अब हार्ट बीट ब्रीदिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, लेकिन फीटस में ब्रीदिंग रेट, समातन की दर, सांस लेने की रेट 0 होती है। तो वहां मैंने आपको रीजन भी दिया था कि बच्चों हम जन्म से पहले अपने जो लंग्स है, फेफड़े हैं, वो नॉन फंक्शनल होते हैं, काम नहीं करते हैं। हम पहली बार फेफड़ों से सांस बर्थ के बाद लेते हैं। तो बच्चों हार्ट बीट का एक छोटा सा पॉइंट, और हार्ट बीट कैसे कौन रेगुलेट करे वो। अगले अपन पॉइंट पे आते हैं बच्चों, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। नेक्स्ट मैं इसमें लिखता हूं कि इस धड़कनों का कंट्रोल कैसे किया जाए। तो अगला अपना पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, हृदय धड़कनों का नियमन। तो पहली चीज बच्चों, हार्ट बीट जो है या धड़कनें हैं, वो स्टार्ट कहां से हो रही है? कौन स्टार्ट कर रहा है? खुद ऐसे नोट करना ना, मायोजेनिक था तो कार्डियक मसल्स स्टार्ट करती है। अब यहाँ रेगुलेशन में बच्चों जो अपने हार्ट बीट का नियमन है वो 2 तरीके से होता है। एक तो आता है न्यूरल कंट्रोल, तंत्रिकीय नियमन बोलते हैं, और दूसरा बच्चों आया हार्मोनल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल। तो धड़कनों का नियमन 2 टाइप से है, तंत्रिकीय और हार्मोनल। अब न्यूरल में तो इसमें कंट्रोल तंत्रिका करेगी। हार्मोनल में कुछ बच्चों हार्मोन आते हैं, जैसे नाम लिखा मैंने एड्रेनालिन,
इसी के साथ आता है नोर एड्रेनलिन और एक बच्चों थायरोक्सिन। ये हार्मोन वाले सिस्टम में आ रखे हैं उस चैप्टर में। तो एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन तो कहां से आते हैं? एड्रिनल ग्लैंड से, अधिवृक्क ग्रंथि। और थायराइड से कौन? थायरोक्सिन। ये सारे बच्चों तीनों जो हार्मोन है वो हार्ट बीट को बढ़ाते हैं, ये हार्ट बीट को फास्ट करते हैं। एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन और थायरोक्सिन। क्वेश्चन आया हुआ एआईपीएमटी 2014 में, 2014 एआईपीएमटी में पूछा था एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन के लिए। अब बच्चों ये दोनों हार्मोन कहां से रिलीज होते हैं? बोलो। थायरोक्सिन तो थायराइड ग्लैंड से, ये दोनों एड्रिनल ग्लैंड से। और जब अधिवृक्क ग्रंथि हम डिटेल में पढ़ते हैं तो अपने को पता है उसके दो पार्ट होते हैं बच्चों, बाहर वाला कॉर्टेक्स है, इनर वाला मेडुला है। ये दोनों हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड के भी किस पार्ट से आएंगे? एड्रिनल के मेडुला पार्ट से रिलीज होते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि में भी कहां से आएंगे? मेडुला से। अब जो न्यूरल कंट्रोल है इसमें ब्रेन तंत्रिका का रोल रहता है। अब देखो हार्ट अपना मायोजेनिक था, वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मायोजेनिक, न्यूरोजेनिक, मैंने दो वर्ड आपको बताए थे बच्चों। तो वो जो दोनों वर्ड है मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक, वो है हार्ट बीट के ओरिजिन के बेस पर कि धड़कनों को उत्पन्न कौन करता है। अगर मसल्स करती है तो मायोजेनिक, तंत्रिका करती है तो न्यूरोजेनिक। यहां उत्पत्ति की बात नहीं हो रही, ओरिजिन की बात नहीं हो रही, उन धड़कनों को रेगुलेट कौन करता है वो बात हो रही है। तो न्यूरल कंट्रोल ब्रेन कंट्रोल कर सकता है। तो ब्रेन में बच्चों चूंकि हार्ट बीट वॉलंटरी है कि इनवॉलंटरी, ऐच्छिक है या अनैच्छिक? इनवॉलंटरी, अनैच्छिक है। अनैच्छिक का जो बच्चों कंट्रोल है वो आपके ब्रेन में कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इनवॉलंटरी जो प्रॉपर्टीज है उसके लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट आया? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है, पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। और मेडुला के पास बच्चों एक सेंटर है, कार्डियक सेंटर, हिंदी में बोला हृदय केंद्र। इसको क्या बोलेंगे? कार्डियक सेंटर और हृदय केंद्र। तो वही मेडुला डाइजेशन वाले चैप्टर में आया था, वोमिट सेंटर, वमन केंद्र। रेस्पिरेशन में आया था रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, श्वसन लय केंद्र। और यहां है कार्डियक सेंटर। तो हर इनवॉलंटरी प्रॉपर्टीज के लिए, फंक्शन के लिए बच्चों किसका रोल है? मेडुला का। मेडुला के पास ये कौन है? कार्डियक सेंटर। इसके भी दो सब सेंटर होते हैं बच्चों, एक लिखा मैंने सीएसी, एक सीआईसी। सीएसी का पूरा नाम कार्डियक एक्सीलरेटरी सेंटर, इसको बोलेंगे कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर। एक्सीलरेटरी का मतलब हृदय त्वरक केंद्र, और इनहिबिटरी का मतलब बच्चों हृदय संदमक केंद्र। नाम से इनहिबिटरी, ये एक्सीलरेटरी, तो नाम से इनके फंक्शन हो गए। अगर ऑर्डर कार्डियक एक्सीलरेटरी से आएगा, त्वरक से बच्चों ऑर्डर आएगा तो हार्ट बीट, बोलो, हार्ट बीट बढ़ती है। और जब इनहिबिटरी से आएगा तो इससे जब ऑर्डर आए बच्चों तो धड़कनें सामान्य से कम होगी। इनहिबिटरी का मतलब ये हार्ट बीट को कम करेगा, और जो एक्सीलरेटरी है वो हार्ट बीट को बढ़ाएगा। क्लियर? जैसे अपन फास्ट रन कर रहे हैं, तेज दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं बच्चों, उस टाइम ऑर्डर कहां से आता है? एक्सीलरेटरी से। एक्सीलरेटरी से ऑर्डर आता है तो उस समय आपकी हार्ट बीट बढ़ती है। क्लियर? और इनहिबिटरी से आएगा तो हार्ट बीट क्या होगी? कम होगी, संमित होगी। चलें आगे। चलो मैं इसको एक छोटे से डायग्राम से समझा देता हूं। तो डायग्राम देख लीजिए बच्चों। एक्सीलरेटरी और इनहिबिटरी का डायग्राम है। इसमें अपन बता रहे थे कि जो न्यूरल कंट्रोल है उसमें अपने ब्रेन का कौन सा पार्ट? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो डायग्राम देख लो आप लोगों के सामने कि कैसे न्यूरल कंट्रोल होता है। ये तो बच्चों मान लिया अपन एक कार्डियक सेंटर है, हृदय केंद्र। इसमें दो सब सेंटर है, एक्सीलरेटरी और इनहिबिटरी। अब बात सीधी सी बच्चों, अगर एक्सीलरेटरी से आवेग आए, इंपल्स आए तो हार्ट बीट बढ़ेगी, इनहिबिटरी से आए तो हार्ट बीट कम होगी। ये ऐसे नोड, मैं तो ऐसे नोड लिखा ना पेसमेकर, तो ये राइट ओरिकल में,
तो बच्चों एक्सीलरेटरी से जो इंपल्स लाएगा, जो सेंस सिग्नल लाएगा, वो कौन सी न्यूरॉन? सिंपैथेटिक नर्व है, अनुकंपी तंत्रिका। दो होती है ना, सिंपैथेटिक एंड पैरा सिंपैथेटिक। तो सिंपैथेटिक से जब आया ऑर्डर, और इससे वही हार्मोन एड्रेनालिन, नोरेड्रेनालिन, सिंपैथेटिक बोलते हैं, वो जब आएंगे तो हार्ट बीट बढ़ेगी। दूसरा बच्चों, अगर इनहिबिटरी से ऑर्डर आया तो सिंपैथेटिक की जगह उसे कौन लाई? पैरासिम्पैथेटिक। कौन? परानुकंपी। और एक और मैंने लिखा है वेगस। वेगस नाम सुना है क्या? 10th क्रेनियल नर्व है, 10वें नंबर की कपालीय तंत्रिका। सबसे लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व की कौन है? वेगस। तो ये दोनों बच्चों जो केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर लाती है वो एसिटाइल कोलिन, और ये हार्ट बीट को कम करता है। तो सिंपैथेटिक आ रहा है एक्सीलरेटरी से, पैरासिम्पैथेटिक और वेगस आ रहा है इनहिबिटरी से। इससे आएगा तो हार्ट बीट कम होगी, इससे ऑर्डर आएगा तो हार्ट बीट बढ़ेगी। अब दो वर्ड लिखे हैं मैंने, ये देखो बच्चों, ब्रेडीकार्डिया। क्या लिखा? ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया मेडिकल टर्मिनोलॉजी है हार्ट बीट का नॉर्मल से कम होना। जैसे नॉर्मल हार्ट बीट 72 है बच्चों, 72 से अगर कम हो जाए, मान लो 60 हो गई पर मिनट, तो वो कंडीशन कहलाती है ब्रेडीकार्डिया। और हार्ट बीट का नॉर्मल से ज्यादा होना, मान लो 90 पर मिनट हो गई, 90 हो गई, तो वो कंडीशन टेकीकार्डिया। तो टेकीकार्डिया हार्ट बीट का बढ़ना, ब्रेडीकार्डिया हार्ट बीट का कम होना। अब एक बार बच्चों ऐसे पूछ लिया था, इफ वेगस नर्व कट फ्रॉम हार्ट, अगर हृदय से वेगस नर्व के कनेक्शन को कट कर दे, वेगस नर्व को अगर आप कट कर दो तो हार्ट बीट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो वेगस नर्व हार्ट बीट को कम करती है। अगर बच्चों इसको कट कर दिया जाए, वेगस नर्व को कट कर दें, तो हार्ट बीट क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो वेगस नर्व को कट करने पर हार्ट बीट नॉर्मल से फास्ट और बढ़ जाती है। ये बच्चों आ गया रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, जिसमें मेडुला ओब्लोंगेटा है, बिकॉज इनवॉलंटरी प्रोसेस को वही कंट्रोल करता है। वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है, पश्च मस्तिष्क का, और उसमें कौन है? कार्डियक सेंटर। नेक्स्ट बच्चों, अगले पॉइंट पे आते हैं अपन। रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट के बाद कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र। अगला पॉइंट अपन उठाते हैं बच्चों, कार्डियक साइकिल, इसको हमने नाम दिया हृदय चक्र। अब देखो बच्चों, कार्डियक साइकिल क्या है? एनसीईआरटी में पूरा डिटेल में बता रखा है, वो भी थोड़ा पूरी मैकेनिज्म के बारे में है कि हृदय का चक्र, वही हार्ट काम कैसे कर रहा है बच्चों, कैसे उसमें सिस्टोल और डायस्टोल होता है, कैसे हार्ट फैलता है, कैसे सिकुड़ता है, पिचकता है। तो इस कॉन्ट्रैक्शन को तो सिस्टोल बोल दो और फैलने को डायस्टोल। उस पूरी प्रोसेस मैकेनिज्म के लिए बताता है कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र। और एक डेफिनेशन जैसे बता रखी है कि सीक्वेंशियल इवेंट्स ऑफ हार्ट, sequential event of heart which is cyclically repeated, ऐसा इधर की आप बस ये समझ लो कि सीक्वेंशियल इवेंट ऑफ हार्ट, हृदय की क्रमिक परिवर्तन जो साइक्लिकली चक्रीय रूप से पुनरावर्तित होते हैं। मतलब वही सिस्टोल और डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल लगातार चलेंगे, सीक्वेंशियली होते हैं। सिस्टोल के बाद डायस्टोल आएगा, फिर सिस्टोल आएगा, फिर डायस्टोल, और साइक्लिकली चक्रीय रूप से बार बार क्या होते रहेंगे? रिपीट होते रहेंगे। तो सीक्वेंशियल इवेंट्स ऑफ हार्ट व्हिच इज साइक्लिकली रिपीटेड, उसके लिए बच्चों क्या वर्ड आता है? कार्डियक साइकिल। तो हृदय के वो क्रमिक परिवर्तन जो लगातार चक्रीय रूप से पुनरावर्तित होते रहे, कार्डियक साइकिल कहते हैं। अब कार्डियक साइकिल में, एक कार्डियक साइकिल में बच्चों टाइम कितना लगता है? टाइम ड्यूरेशन सीधा सा फॉर्मूला भी है कि एक हृदय चक्र में लगने वाला समय बच्चों 60 बाई नंबर ऑफ हार्ट बीट, एक मिनट में 60 सेकंड, 60 बाई नंबर ऑफ हार्ट बीट। तो नॉर्मली बच्चों हार्ट बीट कितनी मानते हैं अपन? 72 पर मिनट। तो एक कार्डियक साइकिल में एक हृदय चक्र में लगा समय कितना हो गया? 0.8 सेकंड। तो एक कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, एक मिनट में
एक से ज्यादा कार्डियक साइकिल होगी, क्योंकि एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन 0.8। अब यही मैं बता दूं कि अगर हार्ट बीट बढ़ जाए किसी की तो कार्डियक साइकिल में लगने वाला टाइम, मान लो 72 की बजाय हार्ट बीट 90 हो गई तो टाइम ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हार्ट बीट बच्चों कम होगी तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। तो कार्डियक साइकिल का जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हार्ट बीट। तो हार्ट बीट बढ़ेगी तो इसमें लगने वाला समय बच्चों क्या होगा, कम होगा। समझ गए? अब चलो हार्ट बीट की कार्डियक साइकिल की इवेंट्स अपन बताते हैं, वही सिस्टोल और डायस्टोल के बारे में स्टडी करते हैं कि कैसे हार्ट में बच्चों सिस्टोल होता है और कैसे उसमें डायस्टोल होता है। ढंग से सुन लेना, अपन इसके दोनों इवेंट में बता देता हूं आपको। एक तो अपने लिखा डायस्टोल, एक बात करते हैं सिस्टोल की। सिस्टोल को बोलते हैं प्रकुंचन या तो संकुचन, और डायस्टोल को बोला अनुशिथिलन। ये कहलाएगा अनुशिथिलन, डायस्टोल और सिस्टोल। अब है क्या, इसमें कितना टाइम लगता है, कैसे क्या, उस सब पे अपन डिटेल में बच्चों बात करें। तो पहली चीज डायस्टोल और दूसरा सिस्टोल। तो पहले तो देख लो बच्चों, जो हार्ट के चारों चैम्बर है, अब डायस्टोल का मतलब तो फैलना, शिथिल, और सिस्टोल का मतलब पिचकना। तो जब ब्लड हार्ट में आएगा, जब रक्त हृदय में आएगा, तो बच्चों हार्ट के जो चैम्बर है वो फैलेंगे कि पिचकेंगे, फैलेंगे। तो ब्लड आ रहा है तो डायस्टोल, पिचकेगा तो ब्लड जाएगा। तो हार्ट का ब्लड से भरना वो तो डायस्टोल हुआ, और खाली होना सिस्टोल। तो पहली बात, टाइम बच्चों किसमें ज्यादा लगेगा, भरने में टाइम ज्यादा लगता है कि खाली होने में। सीधा आंसर है कि जब ब्लड भरेगा तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, खाली तो जैसे सिस्टोल हुआ खाली हो जाएगा। तो डायस्टोल में आया, इसकी भी दो इवेंट है। डायस्टोल एक तरह से रिलैक्सेशन है, ये भी पूछ लिया था एक बार, ये तो शिथिल अवस्था है। और सिस्टोल बच्चों हार्ट के चेंबर का क्या होना है, कॉन्ट्रैक्शन या तो संकुचन। सिस्टोल का मतलब ही कॉन्ट्रैक्शन है। इसमें दोनों है, ऑरिकुलर डायस्टोल, आलिंग अनुशिथिलन, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इसमें भी दो है बच्चों, ऑरिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये लो, तो आलिंग अनुशिथिलन, निलय अनुशिथिलन, आलिंग संकुचन, निलय संकुचन। तो इन सब में लगने वाला टाइम, पहली चीज डायस्टोल में जो टाइम है वो हमेशा सिस्टोल से ज्यादा लगेगा। ऑरिकुलर डायस्टोल में बच्चों टाइम लगभग इसमें लगता है 0.7 सेकेंड, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में 0.5 सेकेंड, इसमें 0.1 सेकेंड, इसमें 0.3 सेकेंड। अब यहां दिमाग नहीं लगाना है कि टोटल तो सर ने बताया था 0.8 सेकेंड होता है, ये 0.8 नहीं आ रहा। 0.8 कैसे आता है वो मैं इसके लास्ट पॉइंट में आपको डिस्कस करूंगा। अभी अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अलग अलग स्टेज का टाइम पूछ ले कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल में कितना टाइम लगा, तो 0.5 सेकेंड। ऐसे बच्चों मैंने सबके अलग अलग बता दी। बाकी 0.8 कैसे आता है वो मैं अभी लास्ट में अपन उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो ऑरिकुलर डायस्टोल में 0.7 सबसे लॉन्गेस्ट फेज ये होगी। तो डायस्टोल में देख लो टाइम सिस्टोल के कंपेयर क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। भरने में टाइम ज्यादा लगता है बजाय खाली होने के। डायस्टोल का मतलब रक्त हार्ट में आएगा, और सिस्टोल का मतलब ब्लड हार्ट से जाएगा, चेंबर से आगे जाएगा। अब इन सारी स्टेज को हम सीक्वेंस में करते हैं, पहले ऑरिकुलर डायस्टोल, फिर ये। तो देख लो स्टेजेस पे आते हैं बच्चों। कार्डियक साइकिल में दोनों है, डायस्टोल और सिस्टोल। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं ऑरिकुलर डायस्टोल स्टेज, आलिंग अनुशिथिलन, ऑरिकुलर डायस्टोल। तो ध्यान से सुनना, रटने वाला कुछ नहीं है, बस इन चीजों को एक तरह से पिक्टोरियल फॉर्म में, पिक्चर के फॉर्म में, फिल्म के रूप में याद रख लो, खुद फील करते हुए कि अपना हार्ट है, हार्ट में कैसे सिस्टोल हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है, तो क्या क्या हो रहा है, बिल्कुल सीधा सा बच्चों समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले ऑरिकुलर डायस्टोल में बता देता हूं, ये मान लो अपना हार्ट है, ये है लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल। क्लियर बच्चों?
तो ओरिकुलर डायस्टोल का मतलब ओरिकल्स में आलिंदों में ब्लड आएगा, तभी तो डायस्टोल होंगे, फैलेंगे। तो ब्लड आएगा कैसे? अब आपको ध्यान है, लेफ्ट ओरिकल में ब्लड कहां से आ रहा है? पल्मोनरी वेन, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। और राइट ओरिकल में बच्चों ब्लड कहां से आ रहा था? सुपीरियर वेना के बाद और इंफीरियर वेना केवा से। क्लियर? तो ओरिकुलर डायस्टोल ऐसी स्टेज है जिसमें ब्लड ओरिकल्स में आता है। ब्लड ओरिकल्स में किसके थ्रू आएगा? लेफ्ट ओरिकल में रिसीव फ्रॉम पल्मोनरी वेन, व्हाइल राइट ओरिकल में सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। इधर प्योर ब्लड आएगा, इधर इम्प्योर ब्लड आएगा। क्लियर? तो ओरिकुलर डायस्टोल में ब्लड हार्ट में आता है। अब बच्चों ओरिकुलर डायस्टोल में क्वेश्चन वाल्व से बनता है। वाल्व ओपन कौन सा है, क्लोज कौन सा है? तो देखो, पल्मोनरी वेन जहां ओपन होती है वहां कौन सा वाल्व था? अरे मोथो, कोई वाल्व था ही नहीं वहां। वो तो आपको बताया था कैसी खुलती है, तिरछी ओब्लिकली। इधर कोई वाल्व नहीं है, इधर वाल्व था। सुपीरियर में हेवर्शियन वाल्व था, इंफीरियर में यूस्टेकियन वाल्व था, और एक थी वो कोरोनरी वाली, हार्ट वाली भी तो खुल रही थी, उसमें कौन सा था? थिबेशियन। तो बच्चों हेवर्शियन, यूस्टेकियन, थिबेशियन वाल्व ओपन रहेंगे कि क्लोज होंगे? बिल्कुल ओपन रहेंगे। वाल्व ओपन होंगे तभी तो ब्लड वेना केवा से किसमें आएगा? हार्ट के चेंबर में आएगा। तो इस डायस्टोल के टाइम सुन लेना, हेवर्शियन वाल्व, पूरा नहीं लिख रहा हूं, हेवर्शियन वाल्व, यूस्टेकियन वाल्व एंड थिबेशियन वाल्व। कौन कौन से? हेवर्शियन, यूस्टेकियन एंड थिबेशियन वाल्व तीनों क्या है? ओपन। बस, तो हेवर्शियन वाल्व, यूस्टेकियन और थिबेशियन वाल्व तीनों ओपन है। पिछले वाले लेक्चर में अपन ने बता रखे हैं। अब इसी टाइम यहां बच्चों ये वाल्व कौन से थे? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। ये बताओ ओपन रहेंगे कि क्लोज? तो देख लो, ये बाई और ट्राइकस्पिड वाल्व स्टार्ट में बच्चों क्लोज रहते हैं। बंद इसलिए रहते हैं ताकि ब्लड ओरिकल्स आलिंगों में तो आएगा, लेकिन उसी टाइम आलिंग से निलेयों में, वेंट्रिकल में नहीं जाएगा। तो इनिशियली बाई और ट्राइकस्पिड वाल्व क्या रहेंगे? क्लोज। लेकिन बच्चों जैसे जैसे ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे ब्लड ओरिकल्स में आएगा, तो प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ते ही वाल्व ऑटोमेटिकली क्या हो गए? ओपन हो गए। और बाई और ट्राइकस्पिड के ओपन होते ही ब्लड ओरिकल से किसमें आने लग जाएगा? वेंट्रिकल में। तो नेक्स्ट इसमें ही बाई एंड ट्राइकस्पिड जो वाल्व है ये बच्चों इनिशियली और लेटर स्टेज, इनिशियली तो क्या रहेंगे? क्लोज। और इसके लास्ट में आते आते वो क्या हो जाएंगे? ओपन। बात भेजी में घुसीगा कि इनिशियली स्टेज में जो बाई और ट्राइकस्पिड है वो है क्लोज। क्लोज का मतलब ब्लड ओरिकल में तो आएगा बट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा। देन बच्चों ब्लड का धीरे धीरे क्या पड़ा? प्रेशर पड़ा। प्रेशर पड़ते ही दोनों वाल्व ओपन हो गए। ओपन होते ही ब्लड फ्रॉम ओरिकल टू वेंट्रिकल। ये ध्यान रखियो, इनिशियल स्टेज में दोनों क्लोज, लेटर का मतलब बाद में आते आते दोनों वाल्व क्या हुए? ओपन। और इनके ओपन होते ही ब्लड वेंट्रिकल्स में आना स्टार्ट। स्टेज कौन सी चल रही है? ऑरिकुलर डायस्टोल। अब आओ सेकंड स्टेज पे। अब क्या करना है? ऑरिकल्स में ब्लड आ गया, ऑरिकल्स आलिंद रक्त से भर गए। अब दोनों ऑरिकल्स में क्या करवाओ? सिस्टोल, उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाओ। तो सेकंड स्टेज आई ऑरिकुलर सिस्टोल, आलिंदों का संकुचन, जिसमें हमने बताया था 0.1 सेकेंड, क्योंकि ऑरिकल्स तो लगभग पहले ही खाली हो गए, बाई ट्राइकस्पिड खुल चुके थे। अब बच्चों ऑरिकुलर सिस्टोल में क्या करना है? इसी डायग्राम से देख लो, दोनों ओरिकल्स, दोनों एट्रिया, दोनों आलिंदों को एक साथ क्या करवाओ? कॉन्ट्रैक्ट, संकुचित कराओ। कॉन्ट्रैक्ट कराते ही आलिंद पिचकते बच्चों जो ओरिकल्स में बचा कुचा ब्लड है वो कहां भेजना है? ओरिकल से ब्लड को वेंट्रिकल में भेजना है या वापस वेना केवा वेंस में भेजना है? तो बात क्लियर है, ओरिकल से ब्लड किस में आएगा? वेंट्रिकल में। तो सबसे पहले ये जो हेवर्शियन यूस्टेकियन कपार्ट वाल्व थे, इन वाल्व को क्या कर दो? क्लोज कर दो।
इनके क्लोज होते ही ब्लड का बैकफ्लो पुनः प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि वाल्व आपको कैसे बताए थे, यूनिडायरेक्शनल, एक दिशीय है। और बाई ट्राइकस्पिड तो पहले से ही खुले थे, यहाँ खुल गए थे, तो ब्लड बचा कुचा ऑरिकल से किसमें आ गया, वेंट्रिकल। तो दोनों ओरिकल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना ऑरिकुलर सिस्टोल कहलाएगा। अब बच्चों बात ये है कि दोनों ओरिकल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए क्या चाहिए, मसल्स, कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी, और उस मसल्स को भी ऑर्डर कौन देगा, बिल्कुल ऐसे नोड, ऑटो एक्साइटेबल है, ऐसे नोड से जब इंपल्स जनरेट होगा, आवेग आएंगे, तो दोनों ओरिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो यहां ऐसे नोड जो है उससे क्रिया विभव उत्पन्न होंगे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, ऐसे नोड से क्रिया विभव उत्पन्न हुए, और इन्हीं एक्शन पोटेंशियल से दोनों आलिंद कॉन्ट्रैक्ट होंगे, दोनों आलिंद एक साथ खिंचेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब इस टाइम जो वाल्व की कंडीशन है, हेवर्शियन वाल्व, यूस्टेकियन वाल्व और थिबेशियन वाल्व, ये तीनों तो क्या हो गए, क्लोज। वाल्व का ध्यान रख लेना, हेवर्शियन, यूस्टेकियन, थिबेशियन क्या है, क्लोज। क्लोज क्यों है, ताकि ब्लड वापस वेना केवा में नहीं जाए, वो किधर आए, वेंट्रिकल में आए। इसलिए बच्चों इस टाइम बाई एंड ट्राइकस्पिड वाल्व क्या रहेंगे, ओपन, ये पहले से ओपन है, जनरेट करेगा क्रिया विभव से। जब दोनों ओरिकल एक साथ क्या हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो देख लो वाल्व हेवर्शियन, यूस्टेकियन, थिबेशियन तो क्लोज, ताकि ब्लड वापस नहीं जाए। बाई ट्राइकस्पिड पहले से ओपन थे तो बचा कुचा ब्लड भी ओरिकल से कहां आया, वेंट्रिकल। अब एक छोटी सी एनसाइड में लाइन है कि बच्चों ओरिकुलर डायस्टोल के टाइम ही बाई ट्राइकस्पिड वाला ओपन हो गए थे ना, तो ब्लड ओरिकल से वेंट्रिकल में आना स्टार्ट हो गया, 70% के लमसम तो पहले आ गया। अब जब दोनों ओरिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड फ्लो की 30% स्पीड या वो 30 टाइम्स उसकी स्पीड बढ़ जाती है, बचा कुचा ब्लड भी ओरिकल से किसमें आ जाएगा, वेंट्रिकल। तो फर्स्ट ओरिकुलर डायस्टोल, रटना कुछ नहीं, ओरिकुलर डायस्टोल का मतलब फील कर लो कि अपने ओरिकल्स में ब्लड आ रहा है, आलिंदों में ब्लड आएगा तो ओरिकल्स डायस्टोल होंगे, फैलेंगे। अब ब्लड आएगा कहां से, वो आपको पता है, लेफ्ट ओरिकल में प्योर ब्लड आएगा, कहां से, पल्मोनरी वेन से। राइट ओरिकल में इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त आएगा, कौन कौन आएगी, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और हार्ट वाली कोरोनरी साइनस। तो हेवर्शियन, यूस्टेकियन, थिबेशियन तीनों वाल्व ओपन रहेंगे, तभी बच्चों ब्लड आएगा। बाई ट्राइकस्पिड पहले बंद रहेंगे, लेकिन ब्लड के प्रेशर से वो वाल्व ओपन हो जाएंगे और ब्लड ओरिकल से वेंट्रिकल में जाना स्टार्ट हो जाएगा डायस्टोल के टाइम में। अब जब ऐसे नोड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो दोनों ओरिकल्स की मसल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होगी, सिस्टोल होंगे। तो जैसे ओरिकल सिस्टोल हुए, बचा कुचा ब्लड भी ओरिकल से वेंट्रिकल में चला जाएगा, वापस वेना केवा में नहीं जाए, इसलिए ये वाले वाल्व क्लोज, कपाट बंद हो जाएंगे। क्लियर यहां तक। तो ओरिकुलर सिस्टोल के बाद दोनों ओरिकल पिचक गए, कॉन्ट्रैक्ट होते ही ब्लड किसमें बच्चों आ गया, वेंट्रिकल। अब जब आप वेंट्रिकल या नीले पर आओगे तो नीले आपको भरे हुए मिलेंगे, ना, क्योंकि ओरिकल से ब्लड बच्चों वेंट्रिकल में चला गया। अब उन वेंट्रिकल्स को जो ब्लड से भरे हुए हैं, फिल्ड वेंट्रिकल है, उन्हें अब रक्त से खाली करना है। तो जो थर्ड स्टेज आएगी, ये ध्यान रखना, वो बच्चों आएगी वेंट्रिकुलर सिस्टोल। थर्ड स्टेज यहां आती है निलय का संकुचन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। बिकॉज ओरिकल से सारा ब्लड किस में आ चुका, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल रक्त से भर गए, अब उन्हें रक्त से क्या करो, खाली करो। तो वेंट्रिकल सिस्टोल बच्चों एक इंपॉर्टेंट स्टेज है। अब देखो वेंट्रिकल में सिस्टोल, किसी में भी वेंट्रिकल को आप पिचका रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वेंट्रिकल का वॉल्यूम, आयतन, निलयों का आयतन क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करने से आयतन, वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बिल्कुल बढ़ेगा बच्चों। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में जो वेंट्रिकल्स है, निलय बच्चों है, इनका वॉल्यूम तो कम होगा और इनमें प्रेशर बढ़ेगा। आगे समझ। तो कॉन्ट्रैक्ट में वॉल्यूम कम बट प्रेशर ज्यादा। अब लो इसी डायग्राम से
लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ब्लड दोनों वेंट्रिकल में है, वेंट्रिकल को आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा, निलयों से कहां जाएगा, क्या वापस से आलिंद में आना है, क्या वापस ओरिकल में आएगा बच्चों? नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बाई और ट्राइकस्पिड को क्लोज कर दो। जब बाई ट्राइकस्पिड क्लोज हो गए तो ब्लड का बैकफ्लो नहीं होगा। अब ओपन किसे करो, तो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल से दो आर्टरी बताई थी, यही बना के समझा देता हूं। ये बच्चों वाल्व कौन सा था, एसएलवी। एसएलवी ओपन कर दो, एसएलवी के ओपन करते ही वेंट्रिकल से ब्लड चला जाएगा लेफ्ट से तो एरोटा में सिस्टेमिक आर्क और राइट से पल्मोनरी आर्टरी में। क्लियर? तो सबसे पहले बाई एंड ट्राइकस्पिड वाल्व को क्या किया, क्लोज। फिर बच्चों एसएलवी को क्या कर दो, ओपन। समझ रहे हो ना? तो बाई ट्राइकस्पिड को क्लोज कर दिया तो वापस से ब्लड ओरिकल्स में नहीं गया, और एसएलवी को ओपन कर दो ताकि ब्लड वेंट्रिकल से किस में चला जाए, अपनी ओर की आर्टरीज में। अब यहां ध्यान ये रखना है कि जब बाइयो ट्राइकस्पिड क्लोज होता है, बाइयो ट्राइकस्पिड वाल्व जब बच्चों क्लोज होगा तो एक हार्ट की साउंड आती है, दैट्स कॉल्ड लब साउंड। कौन सी साउंड आएगी, लब। ये हार्ट की साउंड है, हृदय की ध्वनि है। तो लब साउंड का रीजन बाइयो ट्राइकस्पिड का बंद होना। अब बच्चों इस साउंड को एक और नाम देते हैं, कब आ रही है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में आ रही है, सो आल्सो कॉल्ड सिस्टोलिक साउंड। इसी ध्वनि को, साउंड को क्या बोल सकते हो, सिस्टोलिक, क्योंकि कब आई, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। और इसका रीजन बाइयो ट्राइकस्पिड का क्या होना, क्लोज होना। समझ गए? तो हमने वेंट्रिकल को पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ब्लड वेंट्रिकल से बाहर चला गया, वेंट्रिकल खाली हुए। अब बच्चों वापस वेंट्रिकल फैलेंगे। तो फोर्थ स्टेज आ गई, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल का मतलब बच्चों निलयों को फैलाओ, डायस्टोल करो। तो फैलाओगे, डायस्टोल में वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल तो बढ़ा, बट प्रेशर जो वेंट्रिकल का है, निलयों का दाब क्या होगा, कम होगा। आयतन बढ़ रहा है ना, फैल रहे हैं, डायस्टोल हो रहा है। तो बच्चों अब जब वेंट्रिकल फैलेंगे, डायस्टोल का मतलब ब्लड आएगा वेंट्रिकल में। अब निलयों में, वेंट्रिकल में ब्लड कहां से आएगा, तो सोचो, क्या ब्लड आर्टरी से वापस आएगा ना, बैकफ्लो नहीं होगा। नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, तो किसको क्लोज करो, सबसे पहले तो इन एसएलवी को क्लोज कर दो। ये क्लोज होते ही ब्लड वापस वेंट्रिकल में आर्टरी से नहीं आ सकता। तो पहला इंपॉर्टेंट काम तो एसएलवी क्या हुआ, क्लोज। क्लियर? तो जब आर्टरी से ब्लड वापस नहीं आ सकता तो वेंट्रिकल में ब्लड आएगा कहां से, तो सीधी सी बात है, वेंट्रिकल में तो ब्लड ओरिकल से आएगा। और ओरिकल से कब आएगा, जब बाई और ट्राइकस्पिड वाल्व क्या हो, ओपन हो। तो इस कंडीशन में बाई एंड ट्राइकस्पिड वाल्व बच्चों क्या होते हैं, ओपन। बस ओपन हो गए तो ब्लड ओरिकल से वेंट्रिकल में आने लग गया। और एसएलवी जब क्लोज हुए तो एक और बच्चों हार्ट की साउंड आई, जिसे नाम दिया डब या डब साउंड। और चूंकि ये वेंट्रिकल डायस्टोल में आती है इसलिए इसको बोल दो डायस्टोलिक साउंड। तो डब तो हो गई सेकंड हार्ट साउंड, और लब को बोल देंगे बच्चों फर्स्ट हार्ट साउंड। दोनों साउंड में एक चीज कॉमन है कि हार्ट की जो साउंड है बच्चों, वो हमेशा वाल्व क्लोज होने पर आती है, कपाटों के बंद होने पर आती है। वाल्व के खुलने पर साउंड नहीं आती। तो पहली साउंड बाई ट्राइकस्पिड के क्लोज होने पर, सेकंड साउंड एसएलवी के क्लोज होने पर। नीट का क्वेश्चन आया हुआ है, सेकंड साउंड से पूछा था, और सेकंड साउंड का रीजन है सेमी लूनर वाल्व का बंद होना। तो कब डायस्टोल, सो कॉल्ड डायस्टोलिक। समझ गए? तो ज्यादा कुछ अपने को दिमाग नहीं लगाना है, बस केवल अपने हार्ट को फील करते हुए चलो कि सबसे पहले बच्चों हार्ट में ब्लड आया ओरिकल में, तो ओरिकल डायस्टोल।
फिर दोनों ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए, ऑरिकल सिस्टोल, सारा ब्लड किस में चला गया, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल का पिचकना, वेंट्रिकल सिस्टोल, फैलना, वेंट्रिकल डायस्टोल। तो बात ब्लड का फ्लो फिक्स रखना है, वेन से ब्लड ऑरिकल में आएगा, ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से आर्टरीज में जाएगा। बस इनके बैक फ्लो को नहीं होने देना, और वो कब नहीं होगा, जब वाल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज। जब आपको पता होना चाहिए कि वेना केवा पर वो यूस्टेकिन हेवर्शियन वाल्व है, ऑरिकल वेंट्रिकल के बीच बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व है, ऑरिकल और आर्टरीज के बीच सेमिलुनर वाल्व है। वो कब क्लोज कब ओपन, इन चारों स्टेज से अपन सिंपली समझ सकते हैं। अब एक और बच्चों, कार्डियक साइकिल में ही वो जो 0.8 सेकंड वाला बता रहा था मैं, वो कैसे आता है देखो। एक और कार्डियक साइकिल की स्टेज बता रखी है, जॉइंट डायस्टोल, तो अपन अलग से करते हैं बच्चों। नेक्स्ट अपन बात करें जॉइंट डायस्टोल, संयुक्त अनुशिथिलन, अगली अपन स्टेज बताएंगे जॉइंट डायस्टोल। तो जॉइंट डायस्टोल में देखो, इसी को बोलते हैं स्टोरेज स्टेज, संग्रह अवस्था या संयुक्त अनुशिथिलन। जॉइंट डायस्टोल, इसमें टाइम ड्यूरेशन बच्चों होता है 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड की फेज है जॉइंट डायस्टोल। नाम से ही मीन देख लेना, जॉइंट डायस्टोल का मतलब जब हार्ट के चारों चेंबर, दोनों ऑरिकल दोनों वेंट्रिकल, चारों चेंबर एक साथ किस स्टेज में हो, डायस्टोल में। मीन ऑल चेंबर ऑफ हार्ट, ऑल में वो चारों चेंबर आ गए, ऑल चेंबर ऑफ हार्ट इन डायस्टोलिक स्टेज। हृदय के चारों कक्ष जब किस अवस्था में हो, डायस्टोल, दैट्स कॉल्ड जॉइंट डायस्टोल। ये कब होता है, जो कभी बताया था, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, चारों चेंबर रिलैक्स करने, डायस्टोल करने। कब, सबसे पहले ब्लड ये पल्मोनरी वेन और वेना केवा से ऑरिकल में आ रहा था, पहली स्टेज। ऑरिकल क्या थे, डायस्टोल थे। अब बच्चों जब ऑरिकल डायस्टोल थे तो आपको बताया था बाई ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज थे, लेकिन जैसे जैसे ब्लड का प्रेशर बढ़ा, बाई ट्राइकस्पिड क्या हो गए, ओपन। ओपन होते ही ध्यान से सुनना, ब्लड ऑरिकल से किस में चला गया, वेंट्रिकल में। तो सुनो, ब्लड वेना केवा से ऑरिकल में भी आ रहा है, ऑरिकल से आगे वेंट्रिकल में भी जा रहा है। तो ब्लड जब ऑरिकल में आ रहा है तो ऑरिकल तो क्या है, डायस्टोल है बच्चों। और जब ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाने लग गया तो वेंट्रिकल भी क्या हुए, डायस्टोल हुए। तो एक ऐसी स्टेज आई जहां चारों चेंबर क्या होते हैं, डायस्टोल, दैट्स कॉल्ड जॉइंट डायस्टोल। उसमें ब्लड ऑरिकल में भी आता है, ऑरिकल से वेंट्रिकल में भी जाता है। ये वो स्टेजेस है। इसलिए जो ऑरिकल और वेंट्रिकल डायस्टोल है बच्चों, उसको अलग अलग स्टडी नहीं करते, एक साथ उनको क्या दे देते हैं, जॉइंट डायस्टोल। अब ये पूछते हैं कि जॉइंट डायस्टोल में वाल्व की क्या कंडीशन रहती है, कौन सा वाल्व ओपन, कौन सा क्लोज रहता है। तो बोर्ड पे आ जाओ, जॉइंट का मतलब चारों चेंबर, डायस्टोल है, रिलैक्स है, चारों चेंबर में ब्लड आ रहा है। ऑरिकल में ब्लड आ रहा है तो मतलब हेवर्शियन यूस्टेकिन क्या रहेंगे, ओपन। वेंट्रिकल में भी ब्लड जा रहा है तो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड क्या रहेंगे, ओपन। लेकिन बच्चों वेंट्रिकल के आगे ब्लड नहीं जा रहा, ब्लड वेंट्रिकल में आ रहा है, आगे एक बार ब्लड आर्टरीज में नहीं जा रहा, क्योंकि यहां एसएलवी क्या है, क्लोज। तो वो ब्लड जो वेना केवा से ऑरिकल में आया था, ऑरिकल से वेंट्रिकल में चला गया, वहां स्टोर हो गया। इस स्टेज को क्या बोल सकते हैं, स्टोरेज स्टेज। और इस स्टेज में केवल ओनली एसएलवी जो है वो बच्चों क्लोज होते हैं, बाकी सारे वाल्व क्या रखने हैं, ओपन। चाहे वो हेवर्शियन हो, चाहे बाइकस्पिड, चाहे ट्राइकस्पिड, सब ओपन होंगे। तभी तो ब्लड इन चेंबर के अंदर आएगा, और ब्लड चेंबर में आएगा तभी वो डायस्टोल होगा। बट एसएलवी को क्या रख देना, क्लोज। तो जॉइंट डायस्टोल, जिसको हमने क्या बोला, स्टोरेज फेज, टाइम ड्यूरेशन 0.4 सेकेंड, एक ऐसी अवस्था जिसमें हृदय के चारों कक्ष शिथिल अवस्था में हो, डायस्टोल हो। ये तब पॉसिबल है जब ब्लड ऑरिकल में भी आए और वेंट्रिकल। तो बच्चों ऑरिकल, वेंट्रिकल, डायस्टोल वो अलग से नहीं पढ़ते, उन सब में ब्लड एक साथ आता है तो कंबाइंडली क्या बोलेंगे, जॉइंट डायस्टोल। अब मैं आपको बताता हूं
कि कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकंड का टाइम कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, इसी से आता है जॉइंट डायस्टोल से। तो सिंपल पाई डायग्राम से बच्चों बता देता हूं मैं, इसको ऐसे समझ लो आप। कार्डियक साइकिल की इवेंट्स मैंने बता दी एलओसी से। ये हाफ जो पार्ट है इधर वाला, ये तो मान लिया अपन ने जॉइंट डायस्टोल। ध्यान से देख लेना, ये तो जॉइंट डायस्टोल है जिसमें ऑरिकल वेंट्रिकल दोनों शिथिल है, रिलैक्स है। इसमें टाइम कितना लग रहा था 0.4 सेकंड। ये मान लिया ऑरिकुलर सिस्टोल, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ऑरिकुलर सिस्टोल में बताया था 0.1 और वेंट्रिकुलर सिस्टोल में 0.3। ऐसे टोटल टाइम ड्यूरेशन बच्चों कितना आएगा 0.8 सेकंड। कैसे बताया मैंने, अभी जो चारों स्टेज लिखी थी उसमें देख लो। सबसे पहले थी ऑरिकुलर डायस्टोल, फिर ऑरिकुलर सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये चार थी ना, और ये चारों स्टेज बच्चों बार बार रिपीट होती है। कार्डियक साइकिल का मतलब चक्रीय रूप से पुनरावर्तित। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल के बाद फिर से कौन आएगा, ऑरिकुलर डायस्टोल, ऐसे चलता रहेगा। तो एक ऐसी स्टेज है जब वेंट्रिकल और ऑरिकल सारे चैम्बर ही क्या होते हैं डायस्टोल। इन दोनों को बच्चों मिला के क्या बोल दिया जॉइंट डायस्टोल। तो इनको अलग अलग अपन नहीं लिखते हैं, इनको एक साथ लिख देते हैं जॉइंट डायस्टोल। तो इसमें मर्ज होने के बाद टाइम रहेगा 0.4 सेकंड। तो ऐसे 0.8 सेकंड आता है, और जो इसकी करेक्ट सीक्वेंस होती है वो ऐसे आएगी बच्चों। सबसे पहले जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल के बाद ऑरिकुलर सिस्टोल, ऑरिकुलर सिस्टोल के बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद फिर से जॉइंट डायस्टोल। ये ऐसे चलता रहेगा कार्डियक साइकिल। तो इसमें 0.4, 0.1, 0.3, टोटल 0.8 सेकंड। ये एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल और उसकी अलग अलग स्टेजेस। अब कई बार बच्चों हार्ट साउंड का ड्यूरेशन पूछ लेते हैं। जैसे पहली हार्ट साउंड लब आई थी, तो ध्यान से सुनो, पहली हार्ट साउंड थी लब, और लब कब आई थी पीछे बताया था वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। तो यहां देखो ये जॉइंट डायस्टोल यहां से लेकर ये बच्चों ये है ऑरिकुलर सिस्टोल, यहां से ऑरिकुलर सिस्टोल यहां तक है 0.1 सेकंड। इस पॉइंट से अब यहां से इसके आगे कौन चालू हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और जब बच्चों वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है तो फर्स्ट साउंड कौन सी आती है लब। यहां वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हुआ, लब साउंड आई। इस जगह आते आते वेंट्रिकुलर सिस्टोल पूरा हो गया, तो फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट हुआ था ना, वो अब यहां जॉइंट डायस्टोल है। तो इस जगह वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम कौन सी साउंड आई थी डबल। तो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं बच्चों कि फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड के बीच लगा समय, और सेकंड एंड फर्स्ट हार्ट साउंड के बीच का टाइम ड्यूरेशन, हृदय की पहली और दूसरी ध्वनि के बीच में कितना समय लगता है, और हृदय की दूसरी और पहली साउंड के बीच में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है। तो कैसे सॉल्व करोगे, फर्स्ट और सेकंड के बीच में कितना टाइम लगेगा, तो इस डायग्राम से हो जाएगा। फर्स्ट साउंड कौन सी है लब, सेकंड साउंड बच्चों डबल। देखो बोर्ड पे अच्छे से, तो फर्स्ट लब और सेकंड डबल, इसके बीच लगा सम टाइम कितना आ रहा है 0.3 सेकंड। समझ गए। दूसरा आ गया कि सेकंड और फर्स्ट के बीच का टाइम, सेकंड और फर्स्ट के बीच का टाइम कितना है, ये है सेकंड, ये है फर्स्ट। तो दिमाग मत लगा लियो ज्यादा कि सीधा सेकंड से फर्स्ट इधर ले आओ, ऐसा थोड़ी होगा। कार्डियक साइकिल तो ऐसे ही चलेगी सीक्वेंस में। तो सेकंड से फर्स्ट के बीच का टाइम देखो, सेकंड से फर्स्ट 0.4 प्लस 0.1, तो ये कितना आ गया 0.5 सेकंड। ये जॉइंट डायस्टोल और दो हार्ट साउंड लब एंड डबल, और दोनों के बीच ये लगा टाइम ड्यूरेशन। तो फर्स्ट सेकंड के बीच 0.3 सेकंड और फर्स्ट के बीच है तो 0.5 सेकंड। क्लियर। अब थोड़ा सा इसी हार्ट साउंड पे बता देता हूं मैं। वैसे तो ये टाइम ड्यूरेशन और आ जाता है, कई बार इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आ जाता है बच्चों। जैसे तो दोनों हार्ट साउंड है, एक बार पुराना एम्स में क्वेश्चन भी था, दोनों हार्ट साउंड बता दिए।
हार्ट साउंड को ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन। तो फर्स्ट साउंड तो बच्चों ये है लब, डब या डब भी बोल लेते हैं इसको। सेकंड हार्ट साउंड है डब, इसको बोलते हैं फोनो कार्डियोग्राफी। वर्ड आता है फोनो कार्डियोग्राफी। फोनो टेलीफोन, फोन का मतलब हुआ साउंड, कार्डियो हार्ट, ग्राफी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हार्ट साउंड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, हृदय ध्वनियों को आरेख के रूप में प्रदर्शित करना फोनो कार्डियोग्राफी। फोनो का मीन साउंड, कार्डियो हार्ट, ग्राफी रिप्रेजेंट। तो हार्ट की साउंड को ग्राफ के फॉर्म में क्या करना, रिप्रेजेंट। तो बच्चों लब और डब में डिफरेंस देख लो। इधर टाइम है, ये इनकी इंटेंसिटी तीव्रता है। तो लब में दिख रहा है थोड़ा सा जोड़ने ज्यादा, इसमें टाइम बच्चों 0.15 सेकंड का लगता है। डब का ड्यूरेशन होता है 0.12 सेकंड। ज्यादा डिफरेंस तो नहीं, इसका टाइम लब का थोड़ा ज्यादा, डब का कम। लेकिन डब की देखो तीव्रता, इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा। तो जो डब है शॉर्ट होगी, अल्पकालिक होगी ना, क्योंकि इसका टाइम ज्यादा है, इसका टाइम कम है। बट मतलब तीव्रता ज्यादा है, इसलिए शार्प होगी, तीखी, ज्यादा क्लियर। कौन सुनेगा? डॉक्टर सुनता ना, क्या लगा के हार्ट बीट सुनने के लिए डॉक्टर गले में बच्चों स्टेथोस्कोप बोलते हो रे। क्या बोला? स्टेथोस्कोप, जो गले में डाल के रखता ना स्टेथोस्कोप, वो आपकी हार्ट बीट मापने के काम आता है। और उससे जो हार्ट बीट मेजर हुई, लब डब बिल्कुल साफ सुनती है। उस धक धक में ज्यादा क्लियर कौन सी सुनेगी? डब ज्यादा स्पष्ट सुनती है, बिकॉज वो कैसी है, शार्प है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, इसलिए अधिक स्पष्ट सुनाई देती है। क्लियर जो हेड होती है वो डब होती है। समझ गए? ये अपना लब और डब, उसको फोनो कार्डियोग्राफी। बस अब और इन दोनों साउंड को लब और डब को क्लासिकल साउंड भी बोल लेते हैं, क्योंकि यही सुनाई देती है और क्लिनिकल डायग्नोज में इनका रोल होता है। रोगों के निदान में डॉक्टर इन हार्ट साउंड को यूज करता है। दोनों को क्लासिकल साउंड बोलते हैं, जो सुनाई देती है लब और डब साउंड फर्स्ट और साउंड सेकंड। क्लिनिकल डायग्नोज, चिकित्सकीय निदान में इनका महत्व है। जैसे वो दो रोग बता रखे हैं, मैं लिखा देता हूं। एक तो सिफिलिस, फोर्थ चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में दे रखा है। एसटीडी, एसटीडी बोले तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, लैंगिक संचरित रोग। आजकल उनको नहीं है, एनसीईआरटी में एसटीआई दे रखा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। उसमें बच्चों बता रखे हैं बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन वाले। तो वहां एक सिफिलिस दे रखा है, जिसका पैथोजन रोगजनक कौन है? ट्रिपेनोमा पैलिडम, बताऊंगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। तो सिफिलिस वैसे तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जननांगों से रिलेटेड डिजीज है, बट ये हार्ट पर भी असर डालता है, वाल्व पे इफेक्ट डालता है। एक बच्चों रूमेटॉइड फीवर, ये है आमवाती ज्वर, बुखार, आमवाती बुखार, और एक सिफिलिस। ऐसे दो डिजीज है जिनमें वाल्व में डिफेक्ट आ जाता है बच्चों। हार्ट के जो वाल्व है उनमें डिफेक्ट आ जाता है, मेनली एसएलवी में डिफेक्ट आ जाता है, वो डैमेज हो जाते हैं। और जब वाल्व डिफेक्ट हो गए तो जो हार्ट की साउंड है वो प्रॉपर्टी आती है, क्योंकि एसएलवी से डब साउंड आती है। तो एसएलवी में डिफेक्ट आने से डब की बजाय, लब डब की बजाय एक मरमर साउंड प्रोड्यूस होती है। और वो मरमर खरखराहट की जो साउंड है, इस बात का इंडिकेशन है कि हार्ट के वाल्व प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे, उनमें क्या हो चुका है? डिफेक्ट। फिर डॉक्टर वाल्व को ट्रांसप्लांट करता है, प्रतिस्थापित करता है, रिप्लेस करता है। चले आगे। ये बच्चों हार्ट साउंड, लब और डब। लब फर्स्ट है, डब इसकी सेकंड हार्ट साउंड। सिफिलिस और रूमेटॉइड फीवर में वाल्व में डिफेक्ट आ गया और कैसी साउंड आ गई? मरमर साउंड आ गई। लास्ट पॉइंट, हार्ट साउंड के बाद अपन उठाते हैं कार्डियक आउटपुट। और बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हृदय विकास दर। हृदय विकास दर, इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है, मैथमेटिकल का, एक मैथमेटिक्स का टाइप का कैलकुलेटिव क्वेश्चन बच्चों नीट में बिफोर लास्ट ईयर आ गया था। कार्डियक आउटपुट से क्या था देखो, उससे पहले अपन थोड़ा समझ लें कि कार्डियक आउटपुट का मतलब बच्चों, कार्डियक हार्ट, आउटपुट बाहर। तो हार्ट से
1 मिनट में कितना ब्लड बाहर निकला, हृदय से पर मिनट कितना ब्लड पंप होता है, वो क्या कहलाता है, कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन बच्चों ये है, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट फ्रॉम ईच वेंट्रिकल इन ए मिनट। डायरेक्टली पढ़ लेना, यहां पे समझा रहा हूं मैं कि अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट फ्रॉम ईच वेंट्रिकल इन ए मिनट, प्रति मिनट, प्रत्येक मिनट में हृदय के प्रत्येक निलय से, ये ध्यान रखना, प्रत्येक निलय से निकलने वाले रक्त की मात्रा। तो अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट फ्रॉम ईच वेंट्रिकल, ईच पे मैं जोर दे रहा हूं, ईच का मतलब हर वेंट्रिकल से निकलने वाली 1 मिनट में ब्लड की मात्रा, वो कहलाएगा कार्डियक आउटपुट। ये आपका हार्ट है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से 1 मिनट में कितना ब्लड बाहर आया, वही क्या, कार्डियक आउटपुट, ईच वेंट्रिकल। और इसमें भी बच्चों मोस्टली लेफ्ट ही होता है, किसी एक की बात करिए तो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, बिकॉज लेफ्ट में ब्लड कैसा है, प्योर ब्लड है, तो उसी को कंसीडर करते हैं। तो हृदय से प्रति मिनट, हृदय के प्रत्येक निलय से प्रति मिनट निकलने वाले रक्त की मात्रा, तो अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट फ्रॉम ईच वेंट्रिकल इन ए मिनट, कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। अब आउटपुट का एक फॉर्मूला है, सीधा सा आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हार्ट बीट को मल्टीप्लाई कर दिया स्ट्रोक वॉल्यूम से। 1 मिनट में आप धरते हो हार्ट बीट, स्ट्रोक वॉल्यूम प्रवाह आयतन, किसी को बच्चों बीट वॉल्यूम भी बोलते हैं। बीट वॉल्यूम जो वर्ड है ना, वो एनसीईआरटी की समरी में दे रखा है, चैप्टर की सारांश में, देखो कुछ नए वर्ड आ जाते हैं समरी में। तो हार्ट बीट को मल्टीप्लाई किया स्ट्रोक वॉल्यूम से, तो आपका कार्डियक आउटपुट आ गया। हार्ट बीट पर मिनट कितनी मानते हैं, 72, स्ट्रोक वॉल्यूम 17 मिलीलीटर, तो ये लगभग आएगा 5 लीटर। जितना ब्लड है वो 1 मिनट में ईच वेंट्रिकल से बच्चों बाहर आया, पंप्ड आउट हुआ, उस वैल्यू को बोल दिया मैंने कार्डियक आउटपुट। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, ये क्या है, प्रवाह है। हार्ट बीट तो पता आपने को 1 मिनट में जो सिस्टोल डायस्टोल है। अब पहली बात बच्चों, जो कार्डियक आउटपुट है इसको ऐसे समझ लो, अगर मैंने हार्ट बीट बढ़ा दी तो आउटपुट बढ़ जाएगा। 72 की बजाय मान लो आपकी हार्ट बीट 80 है तो आउटपुट बढ़ेगा। स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा दो तब भी आउटपुट बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है कि जो कार्डियक आउटपुट है वो हार्ट बीट के और स्ट्रोक वॉल्यूम के बच्चों क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती। किसी को भी बढ़ा दो आउटपुट बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम की, ये स्ट्रोक वॉल्यूम या प्रवाह आयतन क्या होता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम पर आते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम देख लो, सीधा सही है। ये भी हार्ट से ब्लड बाहर आने की अमाउंट है, लेकिन ध्यान रखना लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। अब बच्चों वेंट्रिकल से कितना ब्लड बाहर आ रहा है, मान लो लेफ्ट वेंट्रिकल से 1 मिनट में कितना बाहर आ रहा है, वो तो है कार्डियक आउटपुट। और एक बार में कितना बाहर आ रहा है, देखना छोटा सा माइनस की बात है। मैंने वेंट्रिकल को सिस्टोल किया, वेंट्रिकल सिस्टोल को चेक, सिस्टोल होते ही कितना ब्लड बाहर आया, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट फ्रॉम ईच वेंट्रिकल इन सिंगल स्ट्रोक। क्या समझे, एक बार सिस्टोल करने में कितना ब्लड बाहर आया वो कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट फ्रॉम ईच वेंट्रिकल इन सिंगल सिस्टोल, तो एक सिस्टोल में स्ट्रोक वॉल्यूम, 1 मिनट में आउटपुट। तो जैसे एक बार आपका वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होती ब्लड आया 70 ml, एक बार में 70 ml आया। अब हमें बताना है कि 1 मिनट में कितनी बार आएगा, तो 1 मिनट में जितनी बार ये बीट करेगा, 1 मिनट में जितनी बार कितना मान लो 72 करता है, तो क्या की कार्डियक आउटपुट। बात भेजे में घुसी ना, पर मिनट कह रहा है तो आउटपुट एक बार में सिंगल वेंट्रिकल सिस्टोल, एक संकुचन में कितना ब्लड जाएगा, दैट्स कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम का भी बच्चों एक सीधा सा फॉर्मूला इसको कैलकुलेट करने के लिए ये कंसीडर करते हैं डीवी माइनस ईएससी। ध्यान रखो नीट में यहीं से क्वेश्चन था, डालूंगा मैं क्वेश्चन में देख भी लेना, 18 में था शायद
18 या 19 का इक्वेशन था। ईडीवी तो होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ईएसवी कहलाता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अंतः अनुशीतलीय आयतन और अंतः संकुचनीय आयतन। इसकी वैल्यू बच्चों ये तो लगभग 120 ml होता है, वो होता है 50 ml। ये जनरली कितना जाएगा 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम। अब अगर समझना चाहो तो इसको ऐसे समझ सकते हो, ये वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, डायस्टोल के एंड में कितना ब्लड वेंट्रिकल में है। तो जब ब्लड बच्चों ओरिकल से किसमें आया, वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकल क्या हुए, डायस्टोल। तो पूरा वेंट्रिकल में डायस्टोल हो जाए, पूरे वेंट्रिकल डायस्टोल हो गए, एक वेंट्रिकल में जो ब्लड रहा वो ईडीवी, डायस्टोल नाम से देख लो, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, डायस्टोल के एंड में कितना ब्लड है, तो वो एक वेंट्रिकल में लगभग 120 ml। फिर दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर, पिचकते ब्लड वेंट्रिकल से आर्टरी में चला गया। तो सिस्टोल के एंड में, सिस्टोल होने के बाद कितना ब्लड बच गया, वो ईएसवी। तो डायस्टोल के लास्ट में कितना बचा 120 ml, सिस्टोल के बाद कितना बचा 50 ml, मतलब 120 ml आया था, बच गया 50। तो आर्टरी में कितना चला गया 70, जो चला गया वही तो क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो इसको सीधा याद रख लेना, एक वेंट्रिकल से एक मिनट में कितना ब्लड आता है, कार्डियक आउटपुट बच्चों। एक वेंट्रिकल से एक बार में, एक सिस्टोल में कितना ब्लड आता है, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो एक बार में 17 ml आता है, एक मिनट में कैलकुलेट करने हो तो जितनी हार्ट बीट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, वो कार्डियक आउटपुट आ जाएगा। इसका ये है एंड डायस्टोलिक और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब आपको क्वेश्चन में कुछ भी दे दे, जैसे कुछ भी पूछ ले, आपका फॉर्मूला है कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट बीट मल्टीप्लाई स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम है ईडीवी माइनस ईएसवी। अब मैं कुछ भी वैल्यू दे दूं आपको, मान लो मैंने कार्डियक आउटपुट दे दिया, या इनमें से ये दो दे दी, इसको कैलकुलेट कर लो। मान लो स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं दिया, ईडीवी दे दिया मान लो आपको 100 ml, ईएसवी दे दिया मान लो 20 ml, ठीक है बच्चों, और हार्ट बीट दे दी 80 पर मिनट, इक्वेशन दे दिया। किसी बंदे में ईडीवी दे दिया 100 ml, ईएसवी 20 ml दे दिया, हार्ट बीट 80 ml ले दी, तो कार्डियक आउटपुट कैलकुलेट करो, कर लोगे। तो हार्ट बीट कितनी है 80, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब ईडीवी माइनस ईएसवी, तो 100 माइनस 20 कितना 80। बस ये जो आएगा वो आपकी क्या जाएगी, समझ गए। तो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन बना हुआ है। तो कार्डियक आउटपुट का भी बच्चों हो गया कि हार्ट से पर मिनट कितना वेंट्रिकल, ईच वेंट्रिकल से पर मिनट कितना ब्लड आएगा आउटपुट, और ईच वेंट्रिकल से एक सिस्टोल में, एक कॉन्ट्रैक्ट में कितना ब्लड आएगा, वो स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम प्रवाह आयतन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो आज बच्चों हमने कार्डियक साइकिल की बात की, हार्ट के साउंड की बात की, लब और डब, और एक कार्डियक आउटपुट की बात की। तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको अच्छे से आप वीडियो को देखें सुने, और एक बार आप इनको एनसीईआरटी से थोड़ी रीडिंग लगा लें। एनसीईआरटी में कार्डियक साइकिल बच्चों एक दो बार पढ़ोगे तब दिमाग में थोड़े फंडे क्लियर होंगे। उसके लिए पहले अपना वीडियो देख लेना इजी वे में, फिर एनसीईआरटी में कार्डियक साइकिल स्टार्ट करोगे, वो जॉइंट डायस्टोल से स्टार्ट कर रखी है, तो सीक्वेंस वही है, जॉइंट डायस्टोल, ऑरिकुलर सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल। बिल्कुल अपना वीडियो देखते हुए उसको एनसीईआरटी से पढ़ लो, एकदम फंडे क्लियर हो जाएंगे। अगले लेक्चर में बच्चों अपन ईसीजी की बात करेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, एक वो पोर्टल सिस्टम की बात करेंगे, देन हार्ट कंप्लीट होते हैं, अपन ब्लड स्टार्ट करते हैं बच्चों इसी चैप्टर में। उम्मीद है आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। साथ में मैंने कल बच्चों कॉकरोच का थर्ड लेक्चर डाल दिया था, मीन कॉकरोच कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन कॉकरोच से आता है, उसके 3 लेक्चर अपलोड हो गए, कॉकरोच वाला चैप्टर कंप्लीट, बॉडी फ्लूइड अब आपका कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ठीक है, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, जय हिंद।